वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपको 2010 में बिहार पुलिस में पूछा गया था फ्रेंड्स, तो ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का पहला सवाल देखिए, हिंदी सेक्शन से है। इस तरह से ही आपको पूछा गया था। नदी, नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? सभी जानते हैं फ्रेंड्स, नदी है जो क्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नद। ठीक है, नद है जो पुल्लिंग है, इसी का स्त्रीलिंग आपका नदी है। सवाल नंबर 2 को देखें कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। ठीक है, याद रखिएगा क्या है अवयवी भाव। जैसे साफ साफ, देखिएगा फ्रेंड्स, हाथों हाथ, साफ साफ इस तरह से रहता है तो किसके अंतर्गत आता है? आपका अवयवी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो साफ साफ भी है जो अवयवी भाव समास है फ्रेंड्स, और हाथों हाथ भी है जो आपका अवयवी भाव समास है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए, जलज शब्द का अर्थ होता है। तो जलज का अर्थ क्या होता है? 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल में जन्म लेने वालों को क्या कहा जाता है? जलज कहा जाता है। कमल को भी जलज कहा जाता है फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। सवाल नंबर 4 को देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम जो फ्रेंड्स संस्कृत का ज्यों का त्यों वर्ड रहता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो इसमें कौन सा है तत्सम? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा एला। ठीक है, एला है जो आपका तत्सम शब्द है। अगला सवाल को देखते हैं, 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है? सिनोनिम्स पूछा जा रहा है मोर का। तो सवाल नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखी। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सीखी है। सवाल नंबर 6 को देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन होगा? गेस करिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुंह। ठीक है, मुंह है जो आपका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग का क्या होगा? सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पर्वत। नग मतलब पर्वत भी होता है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का समानार्थी शब्द क्या होगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अद्वितीय। अतुल मतलब क्या होता है? अद्वितीय होता है। आप लोग गेस करते चलेगा। देखिए अभी हिंदी सेक्शन से प्रश्न इस टाइप से पूछा गया था और इसी टाइप से आपका क्वेश्चन का हिंदी का जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का यही टाइप का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कृपण मतलब क्या होता है? तो कृपण का हो जाएगा क्या? सवाल नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कृपण, कृपण मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंजूस भी कह सकते हैं। तो इसका जो उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का क्या होगा? गेस करें 11 का। तो कवन, अरविंद मतलब भी कमल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, अंग्रेजी से है कि व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट। यानी पोलाइट का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यानी कि भाववाचक क्या होगा? भाववाचक संज्ञा में पूछा जा रहा है पोलाइट का। तो सवाल नंबर जो 12 है फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? पोलाइट का पोलाइटनेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे है गिव द प्लूरल ऑफ हिज। ठीक है, HIS का इसका प्लूरल पूछ रहा है 13 का। 13 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गिव द प्लूरल ऑफ हिज। तो इसका जो प्लूरल दे रहा है फ्रेंड्स आपका बी दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देयर्स। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड। यानी कि इसमें से एक है जो सही सही लिखा हुआ है, बाकी 3 है जो गलत लिखा हुआ है। तो इमीडिएटली किस तरह से लिखाएगा? तो इमीडिएटली का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है आपका कि बैगेज, बैगेज का जो करेक्ट किस तरह से लिखा जाएगा? तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा BAGGAGE, इस तरह से बैगेज लिखा जाता है। अब देखिए मैथ का है फ्रेंड्स, तो मैथ का आपको अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है प्लेलिस्ट में। आप उसका सब मैं बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के मैथ का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैथ सेक्शन को छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल से देखते हैं। जीके जीएस यहाँ से आपका है
कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। कह रहा 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। सवाल नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लियाकत अली खान। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का महान संरक्षक थे। तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे आपको यहाँ पर चुनना है फ्रेंड्स 27 का। तो 27 का जो हो जाएगा आपका अशोक था, कनिष्क भी था फ्रेंड्स, और आपका हर्षवर्धन भी था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन है जो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। तो आपका अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, ये भी जरूर याद रखिएगा। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडनवल कश्मीर में हुआ था, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ सवाल था कि कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक है, तो आपको अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये सभी हो जाएंगे। और अशोक के शासनकाल में ही फ्रेंड्स धर्म का प्रचार जो विदेश में शुरू हुआ था, ये भी सवाल पूछा जाता है किसके शासनकाल में है जो बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में शुरू हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स। आप लोग को पता है, अपने जो इसका पुत्री था और पुत्र था दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 28 देखें। सवाल नंबर 28 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। सॉरी, कौन नहीं था पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपका बाल गंगाधर तिलक थे जो नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था। पहले बताया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसी टाइप का जीके जिसका लेवल रहेगा आपका बिहार पुलिस में थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा फ्रेंड्स कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 29 नंबर सवाल का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। और इन्होंने इसके साथ साथ फ्रेंड्स यंग इंडिया, नवजीवन, ये भी याद रखिएगा, यंग इंडिया, नवजीवन और यंग इंडिया हो गया फ्रेंड्स, नवजीवन, इसका भी जो संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक है फ्रेंड्स, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये सभी का जो संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने दक्षिण प्रवास जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो दक्षिण अफ्रीका के दौरान, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इसके साथ साथ नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, तीनों का संपादन किसने किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने, ये जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1931 का कराची अधिवेशन में ये पारित हुआ था। ठीक है, संकल्प लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 31, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 31 को देखिए। सवाल नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। ये पंजाब फ्रेंड्स आपका बात हो रही है कहाँ का, तो पाकिस्तान का जो पंजाब एक डिस्ट्रिक्ट है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलालपुर, ये सभी है जो पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी पे स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। और ये मोहनजोदड़ो है जो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल 32 नंबर सवाल देखिए कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था जो उस समय वायसराय था जब आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और इन तीनों को फांसी कब दी गई थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, डेट के साथ पूछा जाता है। तो 23 मार्च, कितना 23 मार्च 1931 ईस्वी में आपको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 में, ये भी डेट पूछा जाता है। और उस समय वायसराय कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन था। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, किसने किया था, तो
राजा राम मोहन राय ने किया था फ्रेंड्स। कब किया था फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, तो 20 अगस्त, कितना, 20 अगस्त 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और ये कहाँ किए थे फ्रेंड्स, तो कोलकाता में किए थे, ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। चलिए सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कहाँ, लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था फ्रेंड्स ये भी याद कर लें। तो 2 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में इनके मृत्यु हुए थे। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 है आपका कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। चलिए बताएं, गेस करते चलेगा। बुद्ध चरित्र का लेखक आपका अश्वघोष है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लोहा का ज्ञान है जो सिंधु घाटी के निवासियों को प्राप्त नहीं था। ठीक है, वही पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो लोहा का नहीं था, याद रखिएगा। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। बहुत अच्छा सवाल है। तो घोड़े के दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो आपका अलादीन खिलजी ने किया था। किसने, अलादीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अलादीन खिलजी ही एक ऐसा प्रथम सुल्तान था फ्रेंड्स जिसने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगर पूछे कि कौन सा सुल्तान है जिन्होंने सर्वप्रथम सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी, तो आपका अलादीन खिलजी ही था जो सर्वप्रथम ये शुरू किया था। अगला सवाल को लेते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, 38 का। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वातापी थी। ठीक है, याद रखिएगा, वातापी। अगला सवाल को लेते हैं, 39 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए सवाल नंबर 39 हो गया। सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, 40 का। तो गेस करें इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपका एक साइड में दिया है फ्रेंड्स, जो 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से कहाँ से किसने नेतृत्व किया था इस हिसाब से दिया हुआ है। तो 40 का कानपुर से नाना साहब, ये सही है। झांसी से किसने नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। ग्वालियर से किसने किया था, तो तात्या टोपे, 40 का, ये भी सही है। बच गया फ्रेंड्स आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो कुंवर सिंह दे रहा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स कुंवर सिंह है जो आपको कहाँ से किए थे, नेतृत्व किए थे, तो आपका बिहार से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। और इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, तो लियाकत अली खान, याद रखिएगा, लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा। फिर एक बार देख लेते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसको जो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर से तात्या टोपे ने, और इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। कुंवर सिंह जो आपका बिहार से किया था। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी है जो सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 41 को देखें, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। कौन सा देश में ड्रेकनवर्ग पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीकी संघ का प्रसिद्ध पर्वत है। कहाँ का, तो दक्षिण अफ्रीकी संघ का। कौन सा, ड्रेकन्सबर्ग। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42 आपका क्या, अधिकतर भारतीय किस समूह से है। अधिकतर भारतीय हैं जो किस समूह से हैं, तो सवाल नंबर जो 42 है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स काकेशियन समूह से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर्स बिहार पुलिस में पूछा गया था फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो 43 नंबर सवाल का है जो सॉरी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध कहा जाता है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 44 को देखें कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है।
देखिए किस टाइप का सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है। तो 44 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिवहन। अभिवहन के कारण समुद्री के तट के किनारे कोहरे का निर्माण होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 45 कर रहा है कि हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से क्या कर रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्डिंग है, उसके बाद सिपकी है, उसके बाद मूलिंग है। हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर बी है चार्डिंग, उसके बाद सिपकी, उसके बाद मूलिंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। ये गंगा के इस जो सहायक नदी है तो सभी इसमें, लेकिन पूछा जा रहा है आपको कि उत्तर की ओर बहने वाली। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। अगला सवाल को देखिए 47 नंबर सवाल आपका कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। शुष्क खेती के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, बाजरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा है जो आपको भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल है। बाजरा है जो एक मोटा अनाज है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाजरा का सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है ते भी याद रखिएगा, ये आपका राजस्थान में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला सवाल को लेते हैं 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है, निम्नलिखित नदी, यहाँ नीचे आपको नदी के समूह दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि किस समूह निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये सभी का जो उद्गम स्थल है जो मानसरोवर झील के निकट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर 49 आपका कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, देखिए इसके पहले दर्रे वाला पूछा गया था अपने सभी, आपको पूछा जा रहा है क्या पर्वत श्रेणियों के बारे में कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए। तो सवाल नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी है, उसके बाद कैमूर पर्वत श्रेणी है, उसके बाद में रामगढ़ पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50 को देखें कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 200 समुद्री मील तक है। अगला सवाल है 51 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। ठीक है, तो सवाल नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता हाजिरा। आपका आगरा, मुंबई, चेन्नई, थाने और पुणे मछलीपट्टनम से, इन तीनों से अधिक लंबाई किसकी, तो कोलकाता हाजिरा का है। अगला सवाल है भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 इनसे पूर्व कितना 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपका देशांतरीय विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितने, टोटल 12 हैं। 54 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है। तो कौन कौन है जो अरब सागर में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 और 3, यानी एक श्रीहरिकोटा और तीसरा हो गया भटकल। ये है जो द्वीप आपको अरब सागर में स्थित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका श्रीहरिकोटा और भटकल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो अभी याद रखिएगा श्रीहरिकोटा और भटकल द्वीप है जो आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है, न कि अरब सागर में है। तो ये सबको याद कर ले फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख ले कि निम्नलिखित द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है। तो श्रीहरिकोटा और भटकल है जो अरब सागर में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में है। जबकि एलिफेंटा और ट्रिकेट है जो आपका अरब सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया 54 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 3 श्रीहरिकोटा और भटकल। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। चलिए 55 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फिर से बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। तो आपका लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि अरावली पर्वत है जो भारत के सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, और ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, गुरु शिखर कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और अरावली पर्वत है जो कैसा पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल को लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। राजेंद्र प्रसाद के, बी.एन. राव को, महात्मा गांधी को या बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। सवाल नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। टॉप मोस्ट जीके फ्रेंड्स याद रखिए ऐसे, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। सवाल नंबर 57 को देखें कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, चलिए गेस करिए। सवाल नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, तो राज्य में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। उसी तरह से अगर केंद्र में पूछा जाए कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, और वास्तविक प्रधान होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो उसी तरह से अगर पूछ रहा है किसी देश में किसी राज्य का कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा, तो राज्यपाल है जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो आपका मुख्यमंत्री होता है। चलिए सवाल नंबर 58 को देखें कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। सवाल नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं 59 नंबर सवाल, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, किसे प्राप्त है। सवाल नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संसद को प्राप्त है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी नियम या कानून या बिल पास होता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों से पारित के साथ साथ आपको राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी होता है, हस्ताक्षर जरूरी होता है। और संसद के में सभी आते हैं फ्रेंड्स, संसद के 3 अंग होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त किसे, तो संसद को प्राप्त है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित। ये देखिए एज सब्जेक्ट के जो जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पर्यावरण से संबंधित आपको कोई भी एग्जाम हो किसी भी तरह से घुमा करके पूछे, लेकिन प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। सवाल नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 48 के क में है। कितना, अनुच्छेद 48 के क में है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, फिर सबको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 61 को देखिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 326 में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर में। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और एवं आत्मा कहा था। ये तो बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। इसमें देखिए कितने सारे सवाल बन रहा है। कह रहा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ये भी याद रखेगा। और इन्हें किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। 63 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 13, 251 तथा कितना 254 से। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 64 को देखें कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो पहले बहुत बार बताया है फ्रेंड्स कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 65 को देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ये भी बहुत बार बताया हूँ। चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे जो प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए सवाल नंबर 66 का भारत एक क्या है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स क्या कहा गया है भारत के अनुच्छेद 1 में कि भारत है जो राज्यों का क्या है, संघ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत एक क्या है, तो राज्यों का संघ है। अगला हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 67 को देखिए। सवाल नंबर 67 है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, गेस करते चलिएगा। 67 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 68 को देखें। सवाल नंबर 68 है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। ये सवाल देखिए बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, सबका आंसर इसको पता होना चाहिए। 68 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो देखिए भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 69 को देखें। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है,
तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70 को देखें। सवाल नंबर 70 आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? गेस करिए, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स। तो इसमें 2-3 जिक्के बनेगा, सभी का मैं एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। तो पहले देख लें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 70 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब पूछा जाता है कभी कभी कि जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से घुमा करके भी पूछा जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, और उसी में आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। सवाल नंबर 71 को देखें कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा? 71 नंबर सवाल का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी की ओर गिर सकता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 72 नंबर सवाल आपका है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि जी हाँ, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थान पर नहीं प्राप्त हो पाती है। क्यों ऐसा होता है? 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 73 को देखिए, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो सभी को पता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इसका क्या होगा? सरफेस टेंशन हो जाएगा, यानी जल का पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 74 को देखिए, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनती है। तो सवाल नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से इंद्रधनुष बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 को देखें, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 75 नंबर सवाल का गेस करिए कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी उसमें पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। अगला सवाल को देखते हैं। 76 नंबर सवाल, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। ठीक है, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो गिरने के समय का वर्ग के अनुपात में है। सवाल नंबर 77 को देखें कि एक आदमी 8 किमी पूर्व की ओर तथा फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण क्या है? 77 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कितना? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा? तो 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 78 है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात कितना? 1.4 है तथा और इनका आयतन समान है, तो इनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो 78 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका घनत्व का अनुपात भी कितना हो जाएगा? इतना ही रहेगा, 1.4 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 78 का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें, शक्ति का मात्रक क्या है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो कौन सी घटना है जो आपको ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। चलिए सवाल नंबर 81 को देखें। सवाल नंबर 81 आपके सामने है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? 81 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आसवन विधि से। सूरा, ठीक है, सूरा मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो एक तरह का शराबी होता है। तो सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि के द्वारा। 82 नंबर सवाल है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसको गौर से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? तो सभी पता है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, कुछ समय तक खुले में रखे दिए जाने पर दूध है जो में क्या होता है? खट्टापन आ जाता है, किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण आ जाता है। 83 नंबर सवाल देखिए, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? जो कांच का फ्लास्क होता है में अगर द्रव भरा हुआ है,
तो उसको गर्म करने पर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। अच्छा सवाल है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को, जो उसका द्रव्यमान, उसको गर्म करने पर क्या होगा, तो फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। सवाल नंबर 84 को देखें। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो 84 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला है प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है, तो किसको किसको मिलाने से प्रोड्यूसर गैस बनता है, आप लोग फटाफट गेस करें। ऑप्शन आपके सामने है। 85 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर जो आपका 85 है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि डोलोमाइट अयस्क है, किसका अयस्क है डोलोमाइट, 86 का। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का है जो डोलोमाइट अयस्क है, याद रखिएगा। और इसका जो कुछ अयस्क जो पूछा जाता है, तो एक दो का नाम बताते हैं फिर वो भी याद रखिएगा। डोलोमाइट अयस्क किसका है, तो मैग्नीशियम का है। उसके साथ साथ मैग्नेसाइट भी है, जो आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। उसके बाद में आपका कार्नेलाइट भी है, जो मैग्नीशियम का अयस्क है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका इप्सम लवण, ठीक है, इप्सम लवण में जो मैग्नीशियम का अयस्क है। तो सभी का याद रखिए, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, इप्सम लवण, उसके बाद में कार्नेलाइट, ये सभी है जो मैग्नीशियम का अयस्क है। तो 86 नंबर सवाल का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 87 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 87 का गेस करें, इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भी पूछा जाता है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो देखिए ये आपका पानी का भाप में बदलना क्या है, ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा, इससे एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है। अगला सवाल आपका कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा। पीएच स्केल के बारे में बहुत बार बताए थे फ्रेंड्स। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। इसमें टोटल कितने होते हैं, तो 14 अंक होते हैं फ्रेंड्स। 1 से लेकर के कितना होता है, 14 तक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, 7 बीच में होता है। तो 7 जिसका होता है कोई भी द्रव का पीएच मान, तो उदासीन होता है। 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। ठीक है, 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय, और 7 जिसका रहता है उदासीन होता है। तो सवाल अब क्या पूछा जा रहा है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से क्या होगा, कम होगा ना। यानी 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका 89 नंबर सवाल है कि एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं। 89 का बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए एक तत्व के जो समस्थानिक आइसोटोप से होते हैं, उसमें किसमें भिन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 90 को देखें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0.03% है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 78% है जो आपका नाइट्रोजन है, और 21% है जो क्या है, आपका ऑक्सीजन है, और अक्रिय गैस आर्गन है जो कितना है, तो 0.93% है। ये भी याद रखें। अगला सवाल है द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। तो द्विनाम पद्धति 91 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। 91 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, द्विनाम पद्धति। और इससे तो एक सवाल पूछा ही जाता है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन था फ्रेंड्स, या जन्मदाता कौन था। तो याद रखिएगा कोरलेस लीनियस थे। ठीक है, लीनियस है जो द्विनाम पद्धति दिया था, इसका जन्मदाता है, उन्हीं को कहा जाता है। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या था आपका कि द्विनाम पद्धति में क्या है, तो जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लीनियस याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुकंदर का केंद्र विगलन, ये होता है जो आपका
खनिज की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का केंद्र विगलन। अगला सवाल 93 को देखिए, लीवर वर्ट है क्या है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियां में विभेदन नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं? लीवर वर्ट कहते हैं। याद रखिए लीवर वर्ट क्या है? तो ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। 94 को देखिए फ्रेंड्स, 94 है कि पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। सवाल नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में पाया जाता है पैंक्रियास कहाँ पाया जाता है? मेढक में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में पाया जाता है। 95 देखें, मेढक के हृदय में कितने निम्नलिखित में से भाग होते हैं? बहुत बात बताएं फ्रेंड्स, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोटल कितने? 3 भाग होते हैं जो मेढक का हृदय होता है। ठीक है, मेढक का ये मान लिया हृदय है, तो इसमें कितने भाग होते हैं? तो टोटल 3 ही भाग होते हैं, 1 2 3 भाग होते हैं, ये याद रखिएगा। और मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले फ्रेंड्स, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 2 आलिंद और 1 नीले होता है, सब मिलाकर के कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, मेढक के हृदय में टोटल 3 भाग होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले होते हैं। वहीं अगर मनुष्य के बारे में पूछा जाए तो मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। नीले होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं फ्रेंड्स, और आलिंद होते हैं जो ऊपर के ओर होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बायां आलिंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दायां आलिंद कहते हैं। इसको बायां नीले कहते हैं और इसका दायां नीले कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखें, एंटोडिएस्टियम पाया जाता है। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों के आंतरिक भाग में आपको एंटोस्टियम पाया जाता है। अगला सवाल को देखिए, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। 97 सवाल नंबर 97 का क्या होगा? राइट आंसर गेस करें कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा होती है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजोडर्म कोशा से होता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद कर लें। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है कहाँ से? तो मेजोडर्म कोशा से होता है। 98 का देखिए क्या है कि निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? 98 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। ठीक है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो देखिए जो कोशिका भित्ति होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो इसी से पहचान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 99 को देखें, सवाल नंबर 99 के देखिए फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 99 आपका है कि ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक का घटक है। याद रखिए ग्रैना किसका घटक है? तो हरित लवक का। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि कैल्सीभूत उपास्थित, ठीक है, उपास्थ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो 100 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, सुप्रा स्काइपुला में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर्स का सोल्यूशन था फ्रेंड्स, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।